नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हम लोग अब आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए जो लेवल 2 की जो परीक्षा है 7 जुलाई को, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी है और ये फुली एनसीईआरटी कोर्स चलेगा जो बिल्कुल फ्री है। आप बस चैनल से जुड़े रहें, है ना। हम लोग पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। अभी ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, उसके बाद हम 7th की करेंगे, 8th की करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 6 क्लास में ये ये जो आप देख रहे हैं हमारे अतीत, ये पार्ट 1 है, 7th में पार्ट 2 है, 8th में पार्ट 3 है। तो हम शुरुआत करेंगे, फालतू का समय नहीं गवाएंगे, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। ये है चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेन चीज़ें बताऊंगा, एकदम वन लाइनर रहेगा सारी चीज़ें। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ हम उसी की बात करेंगे, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ बताया गया नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी की बात चल रही है। नर्मदा नदी की क्यों बात चल रही है? क्योंकि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहे थे, है ना। तो नर्मदा नदी कहाँ है उसकी हम पहले पता करते हैं। ये आपका यहाँ दे रहा है मैप, और नर्मदा नदी जो है वो यहाँ से निकली है, गुजरात से, यानी पोरबंदर और बड़ोदरा से होती हुई ये सीधे एमपी में गई है। एमपी में कहाँ तक गई है? जबलपुर तक। यानी जबलपुर से लेके सीधे गुजरात तक, है ना। और फिर ये जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो एक ये पॉइंट हो गया नर्मदा नदी का। अब नर्मदा नदी जो और नर्मदा यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। संग्राहक वो लोग होते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, है ना, संग्रह करते हैं। और वो किस चीज़ का संग्रह करते थे? यानी अपने भोजन के लिए, खाने के लिए। क्योंकि तब खेतीबाड़ी ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी, तो जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादन जो थे वो उनका संग्रह करते थे। साथ ही साथ वो जानवरों का शिकार भी करते थे। भाई जाहिर सी बात है कि भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो आदमी खाएगा। अब बात करते हैं यहाँ सुलेमान और किरदर पहाड़ियों की। सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा में देख सकते हैं आप। ये किरदर है, ये सुलेमान है। ये सुलेमान और किरदर पहाड़ियों की बात चल रही है। क्यों बात चली? क्योंकि सबसे पहले जो जौ और गेहूं की जो उत्पत्ति हुई या जो उपजाई गई, ये जो दो फसलें ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गेहूं और जौ का उत्पादन सबसे पहले यहीं हुआ था। ये उत्तर पूरब में है, उत्तर और पश्चिम में, सॉरी। तो क्या है, पूरब ये हमारा इधर है। कई लोग क्या है कि दिशा नहीं जानते, तो मैं दिशा के लिए आपको बता दूं। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण में। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ये अरुणाचल है। अरुणाचल सूर्य का पर्यायवाची होता है, और सूर्य हमेशा सबसे पहले कहाँ से निकलता है? पूरब से। पूरब से मतलब अरुणाचल में। अरुणाचल में भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी कहाँ आती है? कौन से प्रदेश में आती है? अरुणाचल में। तो अरुणाचल हमारा क्या है? पूरब है। इसके ठीक अपोजिट में ये पश्चिम है, उसके ऊपर उत्तर है, उसके नीचे दक्षिण है। दक्षिण में यानी कि आपके केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, ये जो है दक्षिण भारत के राज्य हैं। अब दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, क्या कही है? ये कह रहे हैं कि इन पहाड़ियों का पता लगाओ। ये तो मैंने आपको बता दी, किरदर और सुलेमान। साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ हुआ। सबसे पहले यहाँ लोगों ने, स्त्री और पुरुषों ने मिलके यहाँ गेहूं और जौ उपजाना शुरू की। तो ये प्रमुख फसल थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ उन्होंने पशुओं को पालतू बनाया था। क्योंकि जब खेती करने लगे तो भाई जाहिर सी बात है, जो हरी घास खाने वाले जो मवेशी हैं या जो जानवर हैं, जो जीव हैं, वो वहाँ आने लगे, लोगों के पास, इनके पास आने लगे। तो वो खेती को खाने लगे। साथ ही साथ इन्होंने फिर उनको अपने यहाँ पालतू बना लिया। वहाँ से इन्होंने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं किसकी? यानी गोरो पहाड़ियाँ और बिंद पहाड़ियाँ। गोरो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गोरो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये जो आसाम में है। और बिंद पहाड़ियाँ कहाँ हैं? एमपी में। तो ये दोनों पहाड़ियाँ, यहाँ सबसे पहले किसकी खेती हुई? या सबसे पहले चावल की खेती हुई। सबसे पहले चावल की यहाँ खेती हुई। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, बिंद पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियों में सबसे पहले चावल की उत्पत्ति हुई। यहाँ लोगों ने चावल उपजाना शुरू किया था। अब बात करते हैं किसकी? अब मैं आपको बता दूं, यहाँ अब दूसरी चीज़ें, यहाँ कुछ नदियों के बारे में भी बताया गया। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ, यहाँ दे रहा है ये। हम बिल्कुल कोई भी चीज़ एनसीईआरटी से बाहर नहीं करेंगे। और जितने मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था, तो उसमें भी एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आए हैं। और सब एनसीईआरटी सीरीज ही करेंगे, फालतू की बिल्कुल भी कोई भी चीज़। कई लोग कहते हैं कि हमने वहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। आप कहीं भी किसी भी सोर्स से ना पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी लें, और एनसीईआरटी से ही आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ मैं आपको बता दूं, ये सिंधु नदी है,
और इसकी सहायक नदी हैं सतलुज नदी, रावी नदी, है ना, ये बेतवा और झेलम, ये ब्यास। ठीक है, क्योंकि 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। आपने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, ये सारी जब सभ्यता आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ सबसे बड़ा, सबसे जो बात कही गई है वो सिंधु घाटी के बारे में कही गई है। सिंधु घाटी की जो इसकी सहायक नदी है उन्हीं के किनारे जो है आरंभिक नगर बसे थे तब। क्योंकि आपको पता है जितने भी नगर थे जो बसे थे वो पुराने समय में भी और आज भी जो है, वर्तमान में भी या पुराने समय में भी, तो जहाँ पानी का स्रोत था, जहाँ लोग रहते थे, क्योंकि जीवों के लिए, कृषि के लिए या मानव के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ पानी था लोगों ने वहीं अपने निवास स्थान उन्होंने वहीं बनाया जहाँ पानी थी। तो तमाम लोग नदियों के, समुद्र के किनारे बसे। साथ ही साथ अब बात करते हैं गंगा नदी का भी इसमें जिक्र किया गया, गंगा नदी और इसकी सहायक सोन नदी। तो मैं आपको बता दूं गंगा नदी ये है और इसकी सोन नदी ये है। गंगा जो है वो मगध राज्य से होके हुए सीधे कलकत्ता में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी मगध राज्य की इसमें बात कही, मगध वर्तमान में बिहार से कहते हैं। अपने समय में ये बहुत शक्तिशाली राज्य था, पहले एक विशाल राज्य विशाल राज्य था, बड़ा राज्य था। इसमें कई लोग जो है, कई लोगों ने शासन किया था। अब बात करते हैं भारत के अंदर इतनी विविधताएं क्यों हैं। आप हर राज्य में जाते हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग भोजन है, अलग अलग भाषाएं हैं, है ना, अलग अलग धर्म है। तो भारत में क्या है, विविधता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका कारण ये है कि पहले जो हमारे जो उपमहाद्वीप है इसमें कई लोग जो है यहाँ आया करते थे, कई लोग जो है यात्रा करने आते थे, कुछ लोग जो है व्यापार करने आते थे, कुछ लोग जो है धार्मिक गुरु थे, वो शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, है ना। कुछ लोग रोचक स्थानों की खोज में एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो इस तरह से जो लोग बाहर से आए वो कुछ लोग यहीं बस गए, तो बाहर से वो अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपना भोजन वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आए, तो यहाँ के लोगों ने भी उसको अपना लिया। अब देखिएगा भारत का, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, इसकी बात करते हैं। देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो पहले समय में ईरान और ईरान और यूनान के जो लोग थे वो तकरीबन 250 वर्ष पहले जब उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे यहाँ, तो वो लोग क्या थे कि सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने जो है सिंधु को हिंदुस और इंडस बोला, तो इस वजह से इसका जो नाम था वो इंडिया और हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अतीत। अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं, तो अतीत की बात करें तो पांडुलिपि। देखिए, पांडुलिपि क्या है कि पुराने ज़माने में कागज़ वगैरह नहीं होता था, ना ही कुछ किताबें वगैरह होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के लोग, ऐसी बात नहीं, तब भी लिखते थे लोग पहले भी लिखते थे। तो ये देख लीजिए आप, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखे होने के कारण इनको पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मेन्यू स्क्रिप्ट है। ये लैटिन शब्द मेनू से बना है। आजकल आप होटलों में जाते हैं तो बोलते हैं ना मेनू, मेनू कहाँ है, मेनू दीजिए, तो मेनू जो है ये वही शब्द है, वही मेनू है ना। तो ये यहीं से निकला है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों यानी कि जो हिमालय में एक पेड़ है, वहाँ जो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो है उसका जो पत्ता होता था उस पर लोग लिखते थे। ये देख लीजिएगा, है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये यहाँ फोटो दे रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये एक भोजपत्र है, इस पर ये लिखा हुआ है, कुछ हमारी ग्रंथ वगैरह का कुछ हिस्सा है ये देख लीजिए आप। कई बार पूछ लिया जाता है। अभी हम इस चैप्टर से बात करेंगे कि पहले कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। अच्छा, कुछ पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं, कईयों को कीड़े खा गए हैं, कुछ नष्ट कर दी गई हैं, कुछ आज भी अच्छी तरीके से रखी गई हैं मंदिरों और बिहारों में। और ये पांडुलिपियाँ जो है ज़्यादातर प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया क्योंकि आम लोगों की जो भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा होती थी। अब बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख क्या है? अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। देखिए, पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपनी विजय गाथा जो है लिखने के लिए, विजय गाथा जो लिखते थे, तो वो ऐसे, ये देख लीजिए, ये जो है अभिलेख है, एक लोहे की टीन सेट टाइप की है, उस पर जो है उकेर दिया गया है, छाप दिए गए हैं कुछ अक्षर जो है,
चोट से, मार से। और इस पे जो है शासकों की लड़ाइयाँ जो उन्होंने जीती हैं उसका जो है लेखा जोखा यहाँ लिखवाते थे तब के राजा महाराजा। ये देख लीजिए आप। तो इसे जो है अभिलेख कहते हैं हम, है ना। ये अभिलेख है। यहाँ जो है ये देखिए, कठोर सतह पर लेख लिखवाते थे। ये जो है ये लगभग 2250 साल पुराना है। ये अफ़गानिस्तानी कंधार से मिला है। और कंधार में तो आप जानते हैं ये अशोक के ही जो है शिलालेख, अशोक के कई शिलालेख आपको मिले हैं, वो जो है ऐसे ही मिले थे। अशोक भी जो है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उन्होंने जो है अपने अभिलेख जो है लिखवाए थे। अब बात करते हैं पुरातत्वविद की। पुरातत्वविद क्या होता है? आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कहीं किसी खेत में सोने के सिक्के वगैरह मिल गए तो जो है पुरातत्वविद के लोग आए, वो उसे ले गए। तो पुरातत्वविद के वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों को, यानी कि जो अतीत की कई वस्तुएं हैं, जो अतीत की जो वस्तुएं हैं जो कभी मिल जाती हैं, तो वो उनका अध्ययन करते हैं, उसके अवशेषों को इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर शोध करते हैं कि ये कैसी चीज़ है, कहाँ की है, कब आई, किस वर्ष में आई थी, है ना, पुराने ज़माने में इसका क्या उपयोग होता था, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ये देख लीजिए आप। वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर व तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसी के आधार पे कह पाते हैं कि ये हमें उससे पता चला, तो वो एक स्रोत हो जाता है ना। स्रोत ये है कि हम किस बिहाफ पे उस बात को कह सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग ये जो इतिहासकार हैं, तो वो सारी कहानी वगैरह जो बनाते हैं वो अपने मन से नहीं बनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है, इन्हीं चीज़ों से उसको पता चलता है। इन्हीं के आधार पे वो जो सारी बातें कह पाते कि पहले लोग कैसे होते थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ऐसी इत्यादि चीज़ें। वो मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हैं, लेकिन अभिलेखों के आधार पे ही वही अपनी सारी बात अभिलेखों के आधार पे ही कहते हैं। अब बात करते हैं देखिए, अब तिथियों की बात कर लीजिए। तिथियां का मतलब यही है कि एडी और बीसी का मतलब वो यहाँ दिया गया है आपको। ये देख लीजिए, एडी का मतलब होता है, ये देख लीजिए, बीसी मतलब ईसा मसीह से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, है ना। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के बाद। बस, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। चलिए, अब मैं इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन कहाँ से आए हैं देखिए, ये पेपर है सामाजिक, ये देख लीजिएगा, सामाजिक अध्ययन, ये जनवरी 2024 का पेपर है। इसमें आप देखिएगा, एक जो सवाल जो आया है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे, माफ़ करना मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फालतू तो नहीं है, पता नहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखिए, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए, सुलेमान और किरदर हिल्स, ये यही है सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ जहाँ गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और मैंने आपको बताया गारो हिल्स, गारो हिल्स पे क्या मिला है? गारो हिल्स पे सबसे पहले क्या? चावल मिले हैं। गारो हिल्स और बिंद पहाड़ियाँ, बिंद, बिंद ये मध्य भारत में है, एमपी में है। इस वजह से मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था कि क्योंकि एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। हम सिर्फ वही कराएंगे जो बहुत ज़रूरी है, फालतू का कुछ नहीं कराएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। चलिए, दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब देखिए, आरंभिक समय की यहाँ बात की गई है। लगभग 20 साल पहले लोग क्या करते थे, क्या खाते थे? आखेटक मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब क्या होता है? शिकारी।
है ना। खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पुनः इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो शिकार करते थे भाई, भोजन इकट्ठा करते थे, तब ऐसी चीज़ें तो थी नहीं है ना। आमतौर पे खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। अब देखिए, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे, उसका कारण क्या है? पहला कारण तो ये है उनका कि वो ज़्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रहते थे। उसका कारण है वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। भाई एक जगह जैसे कि वो रुक गए, वहाँ जितने जानवर मिले उन्होंने वो खा लिए। उसके बाद जब जानवर दूसरी जगह चले गए, भाई जानवर एक ऐसा तो नहीं है कि यहीं यहाँ की जानवरों ने घास खाई, अब फिर वो दूसरी नज़दीकी गांव में या उसके और पड़ोस में चले गए। भाई एक जगह की घास उनने ख़त्म कर दी तो दूसरे गांव में चले गए, वहाँ घास, तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते थे, क्योंकि ये एक जगह नहीं रहते थे। तब खेती वगैरह थी नहीं, ना ही इन्होंने पशु का पालन शुरू किया था, है ना। इस वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। अब देखिए तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है, ये देखिए, पेड़ों में पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार कई इलाकों में घूमते रहते थे। मतलब एक जगह से दूसरी, वही मौसम, फल क्या है, सीजन में आते हैं। हम भी जो है खरीफ फसल रबी फसल जो होती हैं वो मौसम के अनुसार ही की जाती हैं, है ना। जो फसल गर्मी की है वो गर्मी में ही होगी, जो फसल सर्दी की है वो सर्दी में ही होगी। आपको भी पता है कई चीज़ें जो है मौसम के अनुसार ही आती हैं। आज भी हम देखते हैं, जैसे आम का एक समय होता है, आम तभी आता है ना। और सेब का भी एक समय होता है, सेब तब आता है, या बेर और इत्यादि, खरबूजा या फिर तरबूज, ये सारी चीज़ें एक समय पे आती हैं। ऐसा नहीं है कि 12 मास चलते हैं, वो एक अलग विषय है कि कुछ लोग जो है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अब आजकल तो खैर हर जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एक सीज़न होता है। अच्छा, चौथा कारण क्या है? पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ नदी और झील ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ पानी बारिश के समय ही मिल पाता है। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। अब मैंने आपको बता दिया कि किन वजह से लोग इधर से उधर जाते थे। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं कि इन्होंने उस समय ये क्या करते थे, कैसे भोजन करते थे, कैसे शिकार करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया था कि पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए शिकार करने के लिए। भाई तब लोहा वगैरह ऐसी चीज़ों की जानकारी नहीं थी तब के मानव को। तो इन्होंने फल फूल काटने और हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए इन्होंने पत्थरों से अपने हथियार बनाए। हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बना लेते थे जो बाण जैसे दिखते थे। औजारों से लकड़ियाँ काट जाती थीं और उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी तथा औजार बनाने के लिए भी किया जाता। लकड़ियों का उपयोग, ये देख लीजिए, ये ऐसे इनके औजार थे। ये देखिए काफ़ी नुकीले रखते थे ये, ताकि ये जो है किसी भी जानवर को मार सकें, उसे छील सकें। तब चाकू छुरी वगैरह नहीं होती थी, है ना, जानवरों की खाल उतारने के लिए ये सब करते थे। अब ये मानचित्र 2 है। देखिए ये दोनों जो चैप्टर हैं उसमें मेनली ये भारत के नक्शे का बहुत योगदान है। और मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले आप मैप को समझें। मैप में सारे राज्य, उनकी राजधानियाँ, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ किस दिशा में क्या है ना। अपने साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के या नॉर्थ के, ये सारी चीज़ें आपको, सारे स्टेट पता होने चाहिए, सारे राज्य पता होने चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ क्या है, ये इन्होंने ये जो बताया गया है, ये देखिए, ये देखिए बुर्ज होम दिया गया है, ये महागढ़ा दिया है, भीमबेटका दी गई है, हुगली दिया है, हल्दर दिया है, तो कुरनूल गुफाएं दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आप इस मैप को एक बार ज़रूर देखें। अब यहाँ ये सारी दी गई हैं। कुरनूल में क्या है, राख के साक्ष्य मिले हैं। अब राख कहाँ से आई? भाई जाहिर सी बात है, तब के मानव ने आग जलाई होगी, उससे राख बची होगी, है ना। भाई आग आग जलने के बाद ही तो राख उत्पन्न होती है। तो हमारे जो पुरातत्वविद लोगों ने वहाँ राख के साक्ष्य मिले, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पहले जो है पहले के मानव ने आग जलाना शुरू कर लिया होगा या सीख गए होंगे। अब ये इमाम गांव है। यहाँ क्या है, व्यक्ति जब मर जाता तो उसको सीधा लिटाते थे, वहाँ सीधा लिटाते थे। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये देख लीजिए आप। अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, पुरा पाषाण और पुरा स्थल में फ़र्क क्या है। पुरा पाषाण
काल का मतलब है वो समय जब मानव ने सर्वप्रथम पत्थरों से औजार बनाए थे, हैं। और पुरास्थल वो जगह यानी कि जहाँ उस समय की बीती हुई घटना के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जैसे कई जगह कृषि के साक्ष्य मिले हैं,